नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की क्लास में जीव द्रव्य एवं कोशिका के बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों, ये हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सर्वप्रथम किसने देखा? जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा? दोस्तों, जीव द्रव्य को सर्वप्रथम कार्टी नामक वैज्ञानिक ने 1772 ईस्वी में देखा। दोस्तों, जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा? कार्टी नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद दोस्तों, जीव द्रव्य को सारकोड किसने कहा? दोस्तों, सारकोड। और सारकोड को जीव द्रव्य किसने कहा? क्वेश्चन ये आता है। दोस्तों, फेलिक्स डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 में कोशिका में उपस्थित तरल पदार्थ को सारकोड कहा। दोस्तों, फेलिक्स डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 ईस्वी में कोशिका में उपस्थित तरल पदार्थ को सारकोड कहा। और दोस्तों, 1839 में पुरकिंजे ने सारकोड को जीव द्रव्य नाम दिया। दोस्तों, 1839 में पुरकिंजे ने सारकोड को जीव द्रव्य नाम दिया। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया? तो इसका आंसर पुरकिंजे होगा। दोस्तों, उसके बाद हम आगे जानकारी करेंगे कि जीव द्रव्य किन तत्वों और पदार्थों से मिलकर बना होता है और इसमें कि कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो दोस्तों, जीव द्रव्य के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जीव द्रव्य दोस्तों एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन और पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव द्रव्य दोस्तों कैसा होता है? एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। दोस्तों, उसके बाद जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संचालित होती हैं। दोस्तों, जीव की सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही संचालित होती हैं और जीव द्रव्य, इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। दोस्तों, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा किसने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा? प्रोफेसर हक्सले ने। प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। फेलिक्स डुजार्डिन ने तरल पदार्थ को सारकोड कहा और सारकोड को जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे ने दिया। और सर्वप्रथम जीव द्रव्य को कार्टी नामक वैज्ञानिक ने 1772 में देखा और पुरकिंजे ने इसे नाम दिया था 1839 में। फेलिक्स डुजार्डिन ने सारकोड कहा था 1835 में। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये प्रोफेसर हक्सले ने बताया। उसके बाद दोस्तों, जीव द्रव्य सिद्धांत। जीव द्रव्य सिद्धांत और जीव द्रव्य की उपस्थिति को निश्चित किया। दोस्तों, डी बैरी और मैक्स सुल्जे नामक वैज्ञानिक ने 1861 ईस्वी में जंतु कोशिका में भी जीव द्रव्य की उपस्थिति को निश्चित किया। दोस्तों, डी बैरी और मैक्स सुल्जे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जंतु कोशिका में जीव द्रव्य की उपस्थिति को निश्चित किया और जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों, जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया? डी बैरी और मैक्स सुल्जे ने 1861 में। उसके बाद दोस्तों, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और दूसरा है केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये दोस्तों सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है और इसमें ये वाला हिस्सा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर पाया जाता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये वाला जो तरल पदार्थ भरा हुआ है इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है और ये छोटे छोटे कण राइबोसोम कहलाते हैं। तो दोस्तों, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जब मिलाया जाता है तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाया जाता है तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे। ई स्ट्रासबर्गर ने 1880 में दोस्तों केंद्रक की संरचना का विभाजन किया और विस्तृत अध्ययन किया तथा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द दिए। दोस्तों, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिए? ई स्ट्रासबर्गर ने। ई स्ट्रासबर्गर ने 1880 में केंद्रक की संरचना और विभाजन का विस्तृत अध्ययन किया
तथा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द दिया। दोस्तों जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला देंगे तो किसका निर्माण होता है? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों साइटोप्लाज्म सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। कोशिका द्रव्य यह कहाँ पाया जाता है? अभी आपको बता चुके हैं, यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दोस्तों ये है केंद्रक और यह है कोशिका झिल्ली, इसके बीच में ये जो पाया जाता है यही है साइटोप्लाज्म, और जो इसके अंदर पाया जाता है इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोस्तों कोशिका में केंद्रक के अंदर जो रहता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये। उसके बाद देखते हैं जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। दोस्तों जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। दोस्तों जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। उनमें वो तत्व हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों ऑक्सीजन होता है 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% होता है। दोस्तों ऑक्सीजन इसमें होता है 76%, कार्बन होता है 10.5%, हाइड्रोजन होता है 10% और नाइट्रोजन 2.5% होता है। दोस्तों जीव द्रव्य का जो 20% होता है उसका 99% में ये 4 तत्व होते हैं, और जीव द्रव्य का वैसे तो 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का 80% भाग जल होता है, लेकिन जो 20% बचता है उसका 100% में 99% भाग ये 4 तत्व होते हैं। अब समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों उसके बाद जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात बहुत पूछा जाता है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? 81:19। दोस्तों 81:19। कभी कभी आंसर 19 ऑप्शन में 19:81 हो जाता है, कर देते हैं, क्योंकि जब कार्बनिक आगे और पीछे अकार्बनिक लिख देते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना कि अकार्बनिक 81 है और कार्बनिक 19 है। अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कल की क्लास में हम कोशिका के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।